नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो रिफ्यूज़ल केसेस के ऊपर ही रहेगी, क्योंकि वीज़ाज़ कम ग्रांट होते हैं, रिफ्यूज़ल्स मैक्सिमम मिलती है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी डिस्कस नहीं करता। हर एक बंदा मीठी मीठी बातें बताकर पैसे लेने की कोशिश करता है। दूसरा, इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बता दूँ, कोई भी पर्सन किसी को 100% सेटिस्फाई नहीं करवा सकता। अगर मेरे पास 100 क्लाइंट्स हैं तो मैं ये नहीं चाहूँगा, हम मेरा ये नहीं है कि मैं हंड्रेड्स को ही सेटिस्फाई करवा पाऊँ, और उनमें से किसी का वीज़ा होता है, किसी का वीज़ा नहीं भी होता। लेकिन हमारे पास अगर केस कोई रजिस्टर्ड होता है तो 90 से 95% हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चे को वीज़ा मिले, अगर उसके अंदर पेशेंस है। क्योंकि बिग प्रोफाइल लेने की हमारी कोशिश नहीं रहती है, सिर्फ हमारी कोशिश ये नहीं रहती कि हमने 15,000 रुपया ही लेना है, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि हमारी कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है कि हम रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी पैसा नहीं लेते टिल जब तक वीज़ा नहीं आता। तो इसीलिए सेलेक्टिव प्रोफाइल लेने की कोशिश करते हैं। जो प्रोफाइलें वीक होती है पहले ही मैं बता देता हूँ कि आपके क्या चांसेस रहेंगे। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो देन वी कैन प्रोसीड योर एप्लीकेशन। फिर बात वही आती है, जब किसी का क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाए तो समझो वहाँ पर उसकी तरक्की स्टार्ट हो जाती है। जब आपकी कोई नकल करना स्टार्ट कर दे, आपको फॉलो करना स्टार्ट कर दे, तो समझो कि आपकी अभी तरक्की हो रही है। तो अभी मैं इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज जो देना चाहता हूँ, बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि सब 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। अभी कोई अगर छोटी सी कोई गलती हो जाए किसी से, तो वो गलती को ज़्यादा लेकर चलेगा, लेकिन उसकी पीछे वाली क्रेडिबिलिटी कोई नहीं देखेगा। मैं खुद नहीं, कोई भी पर्सन है, ये आम नेचर है दुनिया का। अगर हमारे 10 वीज़ाज़ आ जाते हैं तो कहेंगे कि बल्ले बल्ले हैं, इन्होंने 100% रिजल्ट दिए हैं। फिर बता दिए 100% होता नहीं है। अगर 1-2 पर्सन का नहीं होता, वो बेचारे मुँह भी फुला लेते हैं, यार सर मेरा हुआ नहीं, इनका हो गया। फिर मैंने फिर बता दिया कि आपका लक और सामने वाला वीज़ा ऑफिसर का क्या टेस्ट है और उसकी क्या थिंकिंग है जब आपकी फ़ाइल को कंसिडर कर रहा था। और लेकिन हमारी किसी भी बच्चे के टुवर्ड्स, किसी भी पेरेंट्स के टुवर्ड्स कभी भी कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं रहती है। बार बार मैं वर्ड रिपीट करता हूँ, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। मैं हर एक वीडियो में रिपीट करता हूँ, देयर इज़ नो गारंटी और वारंटी फॉर वीज़ा। अभी मैं कैसे कह दूं कि हमारी कोई सेटिंग है कनाडा एम्बेसी के अंदर या यूके एम्बेसी के अंदर या यूएस एम्बेसी के अंदर या व्हाट्सएवर कंट्री के अंदर, किसी की कोई सेटिंग नहीं होती। बस मोटिवेशन है, ट्रैप करना, कैसे क्लाइंट को लग गया तो ले लो 25 लाख, नहीं लगा तो कोई बात नहीं जी, मेरा उस टाइम वीज़ा ऑफिसर था नहीं, छुट्टी चला गया था। ऐसे ऐसे फिर हम एक्सक्यूज़ देते हैं। तो एनी हो, हम अपने टॉपिक का के ऊपर आते हैं। जो रिफ्यूज़ल्स, मतलब जितने वीज़ास आते हैं उससे ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आती हैं, ये दिमाग में लेकर चलना है आपने। कभी भी किसी भी कंट्री का आप वीज़ा डालने के लिए जा रहे हैं, बट प्रोफाइल देखने के बाद बता दूंगा कि आपके चांसेस कितने हैं उस कंट्री के अंदर। अभी कोई एग्जांपल देते हैं, किसी के 6 बैंड है, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है किसी स्पेसिफिक कंट्री का, और एक बच्चे के कोई बैंड नहीं है, उसी कंट्री में उसने डाला है, उसको वीज़ा मिल जाता है। तो इसमें आप क्या जजमेंट लगाएंगे? इसी तरीके से मैं कनाडा की डिस्कस करता हूँ। वहाँ पर क्या है कि 55% वाले को वीज़ा मिल गया, उसके ओवरऑल 6 बैंड थे, एक में 5.5 थे। 7.5 बैंड वाले का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, उसके परसेंट 75 थे। इसके पीछे किसका कसूर है और किसका फॉल्ट है? मतलब ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, हर एक कंट्रीज़ की यही सिचुएशन है। मैं कोई स्पेसिफिकली नहीं बता रहा, ये हर एक कंट्री की सिचुएशन है। इसका रीज़न क्या है? हाई डिमांड और नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस उस कंट्रीज़ के अंदर पड़ रही हैं। तो सामने वाले को समझ नहीं लग पा रही कि कैसे डिसीजन देना है। जो तो लोग जेन्युइन हैं, जिनके 7.5 बैंड है, तो उनको अभी क्या करना चाहिए? अगर उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, अच्छी प्रोफाइल, उनको दोबारा रीअप्लाई करना चाहिए, प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करना चाहिए, प्रॉपर कवरिंग लेटर लिखना चाहिए, तो उनको वीज़ा मिल सकता है। अभी किसी कंट्री के अंदर हमने वीज़ा के लिए डाला, ना उसकी कोई इंटरव्यू आई, ना कुछ उसका कुछ आया, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड वीज़ा मिल गया। मैं जर्मनी की बात करूँ, स्वीडन की बात करूँ, ठीक है। प्रोफाइल भी दूसरे स्टूडेंट से वीक थी। अच्छा, दूसरे बच्चे ने आईएलटीएस भी किया था, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी थी, रहने वाला भी साउथ का था, पंजाबी नहीं था। उसका वीज़ा विदाउट एनी इंटरव्यू, विदाउट चेकिंग एनी डॉक्यूमेंट रिफ्यूज़ कर दिया विद गिविंग ए छोटा सा एक्सक्यूज़। हमें लगता है, कहा नहीं, हमें लगता है कि आपकी जो
डॉक्यूमेंट ये है, फैब्रिकेटेड है, फेक है। तो अभी बताइए किसका फॉल्ट है? मतलब देखिए, अगर आपका कंसल्टेंट कॉम्पिटेंट है तो वो उस चीज़ के ऊपर फाइट कर सकता है, और पेशेंस होनी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के अंदर भी। तो दोबारा उस चीज़ को रिमूव किया जा सकता है, उनको लिखा जा सकता है। तो फिर क्या होता है कि जहाँ पर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस पड़ती हैं, तो फिर जब वो दोबारा उसी ही एम्बेसी के अंदर फाइल जाती है तो फिर देखता है हाँ यार, इसी में हमारा ही फॉल्ट था। तो उसके अंदर लिखना क्या है वो आपके कॉम्पिटेंट एजेंट्स को ही पता होता है। एक तो रीज़न मैंने बता दिया, नंबर ऑफ़ ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। दूसरा, आपकी इंटरव्यू, कुछ कंट्रीज़ इंटरव्यू भी लेती हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया भी, यूके हुआ, तो वो रैंडमली इंटरव्यू भी लेती हैं स्टूडेंट्स की। आईएलटीएस भी अगर आपके 6.5 है, अगर आप वीज़ा ऑफिसर को नहीं भी सेटिस्फाई करवा पाते तो तब भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है आपका, ये भी दिमाग। कनाडा में पेपर बेस्ड है, हर एक डिसीजन दे आर गिविंग ऑन द पेपर बेस्ड, दे आर नॉट टेकिंग एनी टाइप ऑफ इंटरव्यू। तो वो तो मैं कहूँगा सबसे ईजिएस्ट वीज़ा है। तो एक इंटरव्यू का भी रीज़न हो सकता है। और रीजंस क्या हो सकते हैं रिफ्यूज़ल्स के? आपकी प्रीवियस हिस्ट्री, आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री कैसी रही है। आप जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर पहले भी गए थे, ओवर स्टे होकर आए हैं, या पहले भी उस कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ था, जहाँ आपका जिस कंट्री में वीज़ा डाला है उसमें नहीं, कोई और कंट्री से रिफ्यूज़ था, लेकिन उनका डाटा उस कंट्री के साथ शेयर होता है, आपने वो डिस्क्लोज़ नहीं किया, उसके कारण रिफ्यूज़ भी होता है, बैन भी लग सकता है। वो भी आपने प्रिकॉशंस लेने हैं। और रिफ्यूज़ल्स के क्या कारण हो सकते हैं कि आपने जब वीज़ा अप्लाई किया है तो आपने व्हाट्सएवर डॉक्यूमेंट वीज़ा फाइल के साथ लगाए हैं, उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट या एक आधा डॉक्यूमेंट फेक लगाया है। क्योंकि हमें मालूम है कौन सी एम्बेसी के अंदर आप अपनी फ़ाइल डालने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर वेरिफिकेशन है या नहीं है। तो ये मैंने वही बता सकते हैं जो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ को डील कर रहे हैं, जिनको कंट्रीज़ के बारे में मालूम है किस वे से कौन सी कंट्री के अंदर आप अपनी फ़ाइल डालें। अभी प्रेशर होने के कारण कुछ चीज़ें हमसे भी गलत हो जाती हैं। ये नहीं है कि हम भगवान हैं, हमें सारा कुछ मालूम है, और आप लोगों से भी सीखता हूँ। अगर गलती हो जाती तो उसको हम लर्न करते हैं, लेकिन उस गलती को रिपीट करने की कोशिश नहीं करते। जो गलत एजेंट्स उसको बार-बार रिपीट करते हैं, इटली को हुआ, माल्टा हुआ, पोलैंड, पता ही है वीज़ा नहीं दे रहा है, बट वी रिपीट एंड रिपीटिंग पुटिंग द एप्लीकेशंस देयर। इवन अभी हमें पता चल गया कि पब्लिक वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जर्मनी के अंदर ये प्रॉब्लम हैं, तो हम ना डालें वहाँ पर प्राइवेट। बट कुछ गलत तत्व जो गलत कंसल्टेंट हैं, अगेन रिपीटिंग द सेम सिचुएशन, उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको अपनी रजिस्ट्रेशन फीस के में ही इंटरेस्ट है। बट हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो हम उस गलती को और अच्छी तरह इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं ग्रीस की बात करूं, वहाँ पर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में धड़ाधड़ एप्लीकेशंस डालते हैं, फिर धड़ाधड़ रिफ्यूज़ल्स आती हैं। तो फिर वो जो कंसल्टेंट है उसको प्रमोट करना छोड़ता नहीं, उनको मालूम है कि उसकी रोजी रोटी उस रजिस्ट्रेशन पर ही चली हुई है। तो ऐसी गलती हम बार बार नहीं करते। अगर हमसे एक कोई भी गलती हो जाए तो हम उस गलती को क्या कहते हैं कि हमने इससे एक्सपीरियंस लिया है, अभी हम इसको और अच्छी वे से प्रेजेंट करें। और इसमें क्या रीजंस हो सकते हैं रिफ्यूज़ल के? इंटरव्यू का भी मैंने बता दिया है। इवन जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा ऑफिसर समटाइम्स ये लिखकर भेज देता है कि आपकी बैड इंटेंशंस हैं, आपने जाने के बाद वापस नहीं आना, आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है इंडिया के अंदर। तो उसका भी जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है। किस वे से दिया जा सकता है वो आपका कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट ही बता सकता है। अभी आपने फंड्स भी किसी से बोरो किए हुए हैं, लोन पर लिए हुए हैं, एक आधे दिन के लिए दिखाने के लिए, वीज़ा के लिए। अभी उन केसेस के ऊपर हम एम्बेसीज के साथ फ़ाइट भी कैसे कर पाएंगे अगर हमारे पास फंड्स भी नहीं है? तो फ़ाइट करने का भी मज़ा वहीं पर आता है जिसकी पूरी प्रोफाइल अच्छी है। तो देन मुझे जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कोई भी एम्बेसी आपके वीज़ा को नहीं रोक सकती, वो देगी अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। 2 रिफ्यूज़लों, 3 रिफ्यूज़ल, 4 रिफ्यूज़लों के बाद भी अगर आपके अंदर पेशेंस है। तो रिफ्यूज़ल केसेस को हम बहुत सीरियसली डील करते हैं। अगर आप लोगों के अंदर जहाँ आपके पास पेशेंस है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, कभी इस एजेंट को चेंज कर दिया, कभी उसके पास चले गए, उसकी वीडियोस देख दी, उसने 10 वीज़ाज़ दिखा दिए हैं, वो धड़ाधड़ वीज़े ही दिखाता है। तो जहाँ पर हमारी इंडस्ट्री के अंदर धड़ाधड़ वीज़े ही आपको दिखाई देंगे, तो वहाँ पर ये दिमाग में लेकर चलिए कि यहाँ पर कोई ना कोई लोचा तो ज़रूर है, ज़रा देखें तो सही। और जब भी किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, एटलीस्ट उसकी अपने लेवल पर वेरिफिकेशन ज़रूर करें, उसका रिव्यूज़ चेक करें, उसके जो आंडी गुआंडी है
उससे पूछ लें। चाय वाले तो हर एक ऑफिस के पास में होते हैं कि क्या फीडबैक है। इवन जब उस आप ऑफिस में जाते हैं एटलीस्ट 1 घंटा बैठ के देखिए, उसके ऑफिस के बाहर खड़े होकर देखिए, उन क्लाइंट से फीडबैक ले लीजिए। ये नहीं है कि उसने धड़ाधड़ वीज़े ही दिखाए हैं तो अभी आपके भी वीज़ा आएंगे। तो क्योंकि मैंने फिर बताया था ये मोटिवेशन वाली ज़्यादा इंडस्ट्री है, फैक्ट कम बताया जाता है और मोटिवेशन ज़्यादा दी जाती है। तो अगर आपका वीज़ा किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़्ड हैं, आप असाइलम सीकर थे, ओवरस्टे होकर आए हैं, डिपोर्ट होकर आए हैं, इवन बार-बार रिफ्यूज़्ड हो रहा है, तो आप क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन ले सकते हैं। आपकी प्रोफ़ाइल चेक करने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको फ़र्दर क्या करना चाहिए और कौन-सी कंट्री के अंदर अपना वीज़ा डालना चाहिए, क्योंकि वी आर वेरी स्पेशलाइज्ड अबाउट द रिफ्यूज़ल केसेस और आपको फैक्ट ही बताया जाएगा। और इसमें अपनी जो हमारी फ़ीस के बिसाइड्स फ्रॉम आवर फीस पहले फैक्ट बताया जाएगा, उसके बाद हम फीस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ओपिनियन फिर अच्छा लगता है तो फिर आप हमसे अपना जो केस है प्रोसेस भी करवा सकते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर 1300 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। ऑल जो वीडियोज़ हैं इन्फॉर्मेटिव है, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। और मैं अपने चैनल पर डेली 2 वीडियोज़ अपलोड करता हूँ जो कि ऑलवेज़ इन्फॉर्मेटिव रहती हैं। और आप चाहते हैं जो भी वीडियो मैं अपनी सोशल मीडिया पर अपलोड करूँ उसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आए, तो आपको इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के सारे सोशल मीडिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।